Allah, the most gracious and the most merciful. My name is Sam Shehzad and I am here to teach you biology class second year. Students, हम लोग अपना चैप्टर नंबर 15 हमने स्टार्ट किया था और सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ाया और इंट्रोडक्शन के बाद अब हम एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं जो इस चैप्टर की बेसिस को बनाता है। बहुत सिंपल है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक में से जो आज हम पढ़ेंगे, लेकिन इसको समझना बहुत अहम है क्योंकि इसकी बेसिस पे आगे हमने पूरे चैप्टर को स्टडी करना है। आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन के टॉपिक में आज हमने दो चीज़ों को अपने माइंड में बिठाना है, दो चीज़ों को समझना है। पहली चीज़ वाटर रिलेशंस ऑफ सेल और दूसरी चीज़ बैलेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट्स इन बॉडी। बहुत सिंपल सी चीज़ें, कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान से आपने ज़रा इस पर तवज्जो करनी। पहली चीज़ है वाटर रिलेशंस ऑफ सेल, के वाटर का सेल में मौजूद होना और वाटर का जो सेल में मौजूद दूसरी चीज़ें हैं उनके साथ रिलेशन क्या है, किस काम के तहत वाटर प्रेजेंट होता है एक सेल के अंदर। तो सबसे पहली चीज़ आपने जो याद रखनी है वो ये कि वाटर का सेल में प्रेजेंट होना ये एज अ सॉल्वेंट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। मुख्तलिफ सोलूट्स को अपने अंदर डिसॉल्व करने के लिए वाटर प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। दूसरी चीज़ इसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि जितने भी सेल होते हैं वो अपने सोलूट्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वाटर की क्वांटिटी को अडॉप्ट करते हैं। जितने मिकदार में सोलूट प्रेजेंट होता है सेल के अंदर उस हिसाब से वो वाटर की क्वांटिटी को अडॉप्ट करते हैं सेल। वो किस तरह अडॉप्ट करते हैं वाटर की क्वांटिटी को, इसके तहत होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म के तहत वो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर को अडॉप्ट करते हैं अपने अंदर मौजूद सोलूट्स को डिसॉल्व करने के लिए। सिर्फ इतनी सी बात है इसके अंदर, वाटर रिलेशंस ऑफ सेल के वाटर एज अ सॉल्वेंट एक्ट करता है सेल के अंदर और हर सेल की मुख्तलिफ अडॉप्शन होती है कि वो किस लिहाज से वाटर को अडॉप्ट करता है अपने अंदर मौजूद सोलूट्स को डिसॉल्व करने के लिए और किस मैकेनिज्म के तहत, होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म के तहत वो हर सेल वाटर की क्वांटिटी को मुख्तलिफ तरीके से अडॉप्ट करता है। नेक्स्ट इसमें है बैलेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट्स इन द बॉडी। इसमें स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि एक सेल को क्यों ज़रूरत पेश आती है ऑस्मो रेगुलेशन की। अब इस फिनोमेना के अंदर जो बैलेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट्स इन द बॉडी है उसमें हम ये देखेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन की सेल को क्यों ज़रूरत पेश आती है। उसके अंदर हमें कुछ 2-3 कंडीशंस बताई गई हैं जो हम 9th-10th में भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे इसको हम जरा दोबारा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ध्यान से समझना है आपने, इसमें 3 कंडीशंस बताई गई हैं सेल की हमें एक तो हमने इसके इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर के पढ़ा है कि एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर सेल सरवाइव करता है। इसके अंदर हमने ये चीज़ समझनी है कि एक सेल जिस एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट है वो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट मुसलसल चेंज होता रहता है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट की जो चेंजिंग है वो फेस करता है सेल। उस एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में क्या चेंज आती है, उसमें सोलूट्स की चेंज आती है, उसमें सॉल्वेंट की चेंज आती है। इस चेंज को मुसलसल फेस करना होता है सेल ने। तो इस हालत में सेल 3 किस्म की सिचुएशंस फेस करता है। एक ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में सोलूट्स की मिकदार कम होती है, सॉल्वेंट की मिकदार ज़्यादा होती है। मींस के डाइल्यूट एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट अगर सेल को फेस करना पड़ता है जिसमें वाटर ज़्यादा और सोलूट्स कम हो, उस सिचुएशन में वाटर मूव करता है एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट से सेल के अंदर जब मूव करता है तो सिचुएशन क्या कॉज होती है, सिचुएशन होती है टर्जिड स्टेट कॉज होती है हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर। इस हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है कि डाइल्यूट कंसंट्रेशन है एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट की, सेल के बाहर जो एनवायरनमेंट मौजूद है वो डाइल्यूट है, उसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। उस स्टेज पे वाटर मूव करता है सेल के अंदर और सिचुएशन क्या कॉज हो जाती है, टर्जिड स्टेट कॉज हो जाती है सेल की। किस एनवायरनमेंट में, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में। उसके बाद दूसरी स्टेज है कि अगर सेल के अंदर की कंसंट्रेशन और बाहर की कंसंट्रेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट की कंसंट्रेशन सेम रहती है तो उस स्टेट में कौन सी स्टेट कॉज होती है सेल की, उस स्टेट में सेल नॉर्मल रहता है।
और उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक स्टेट ऑफ द सेल। आइसोटोनिक स्टेट ऑफ द सेल, उसमें सेल नॉर्मल रहता है। और अगर बाहर वाला जो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है वो कंसंट्रेटेड हो जाए, उसके अंदर सोलूट की मिकदार ज़्यादा हो जाए बनिस्बत के सेल के, तो सेल के अंदर जो सॉल्वेंट होगा, जो वाटर होगा, वो मूव कर जाएगा आउटसाइड द सेल। किसमें, किस एनवायरनमेंट में, हाइपरटोनिक एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर। तो मैंने ये डायग्राम बनाई है, आप देख सकते हैं। और ये जो लास्ट वाली सिचुएशन है जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर सेल जो है वो श्रिंक कर गया है। तो वो श्रिंक क्यों कर गया, क्योंकि जो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है जिसके अंदर वो सेल प्रेजेंट है, उसके अंदर सोलूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। सोलूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर एक सेल जब रहेगा तो वाटर मूव कर जाएगा फ्रॉम इनर एनवायरनमेंट टू आउटर एनवायरनमेंट। सेल के अंदर से वाटर मूव कर जाएगा फ्रॉम आउटसाइड द सेल। इस कंडीशन में जब वाटर लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा सेल में, रिक्वायर्ड अमाउंट से लेस होगा, तो सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगा। तो ये 3 स्टेट्स हैं जो हमें समझनी है और हमें एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट को समझना है इस पूरे चैप्टर को स्टडी करने के लिए, क्योंकि उनके अंदर उन टॉपिक्स में आगे जो हमने पढ़ना है उनके अंदर ये चीज़ें इस्तेमाल होगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। और इस टॉपिक को, ये जो 3 चीज़ें हमने पढ़ी हैं, इस टॉपिक लिंक करता है, ये तीनों चीज़ें लिंक करती हैं किसके साथ, ऑस्मो रेगुलेशन के साथ। इन एबनॉर्मल कंडीशंस को मेंटेन रखने के लिए सेल जो है वो फिर ऑस्मो रेगुलेशन का फिनोमिना करता है, जिसके अंदर वो वाटर एंड साल्ट्स को बैलेंस रखने की कोशिश करता है किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर। इसलिए ऑस्मो रेगुलेशन की ज़रूरत होती है। ये था हमारा आज का ऑस्मो रेगुलेशन का बेसिक टॉपिक। अगर इस टॉपिक में आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर पूछिएगा। साम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।